तो आज ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो क्या बोलते हैं कि लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट को एक इसी के बेस पे बनाया गया, लॉन्ग मार्च 2E के बेस पे। किस पे? लॉन्ग मार्च 2E रॉकेट के बेस पे इसको बनाया गया है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें सिंजाओ स्पेसक्राफ्ट को लगाया जाता है। उसके अलावा इसमें एक ऊपर आप लोग जो देख रहे हैं ये वाला सिस्टम, ये है इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम। इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर रॉकेट में बाई चांस कोई लॉन्च करते वक्त कोई वो बूस्टर फेल हो गया या कोई इंजन फेल हो गया, रॉकेट अनस्टेबल हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, तो उस समय ये जो सिस्टम है ये ऑन हो जाएगा और सारे के सारे अंतरिक्ष छात्री जो यहाँ पे इसमें बैठे हुए हैं इनको निकाल के कहीं बहुत दूर लेके चला जाएगा, जिसमें रॉकेट का इफेक्ट न पड़े। तो इसके लिए इसको लगाया गया है। और इसमें 2E में सिर्फ इतना अंतर है कि 2E में ये चीज नहीं लगाई गई है जो इसमें अबॉर्ट सिस्टम है और सिंजियाओ स्पेसक्राफ्ट है, उसको 2E में नहीं लगाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आपको बता दें कि ये लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है, लॉन्ग मार्च रॉकेट एसएलएस से लॉन्च किया जाता है। एसएलएस का मतलब ये मत समझिएगा ये स्पेस लॉन्च सिस्टम, और दूसरा रॉकेट एसएलएस मतलब सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इसका पूरा नाम है। एसएलएस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया जाता है। इसको पहली उड़ान यानी पहली बार इसको 1999 में उड़ाया गया था। आपको मैं कल ही बताया था, जो फर्स्ट फ्लाइट 1999 में हुआ था। और आपको बता दें कि इसको जो फॉलोअर देखिए, लॉन्ग मार्च 12 का मतलब सिर्फ एक ही बात है कि ये सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष मिल जाएगा, बाकी इसका कोई काम नहीं है। इसके सारे काम को लॉन्ग मार्च टू ई कर लेगा, लेकिन 2F का सिर्फ एक ही काम है, सिंजाओ स्पेसक्राफ्ट को ले जाने वाला। और सिंजाओ स्पेसक्राफ्ट को एक इसका लॉन्च है जहां से इसको लॉन्च किया सकता है, जीएसएलसी, जकुआम सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। पूरा नाम क्या है? जकुआम सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, याद रखिएगा। जेकुआम सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको भी लॉन्च किया सकता है। इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि इसको सिर्फ जितनी बार लॉन्च किया गया है उतनी बार सिर्फ मनुष्यों को लेके लॉन्च किया गया है, यानी किसी इंसानों को अंतरिक्ष में लेके गया है। सिंजियाओ 1 को पहली बार इसने लॉन्च किया था 1991 में, 1999 में, सॉरी 1999 में सिंजियाओ को पहली बार लॉन्च किया था। इसके बाद जब सिंजियाओ 3 को लॉन्च किया गया, उस समय चाइना के राष्ट्रपति, उस समय के चाइना के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था जाइंग जेमिन। क्या नाम था, एक बार ध्यान दीजिएगा। जैंग जेमिन। तो जो जैंग जेमिन थे, उन्होंने इसका नाम क्या रखा? सिंजियान रख दिया। उसके पहले इसका नाम सिंजियान रॉकेट नहीं था। उससे पहले इसका नाम लॉन्ग मार्च 2F या चेंग झेंग, याद रखिएगा, सिंजियान चेंग झेंग 2F इसका नाम था। लेकिन उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे, जब ये पहली बार लॉन्च किया, यानी लॉन्ग मार्च सिंजियाओ 3 को जब इसने लॉन्च किया, जो इसका स्पेसक्राफ्ट था सिंजियाओ 3, उसको जब इसने लॉन्च किया तो उसी समय चाइना के जो राष्ट्रपति थे जियांग जेमिन ने, उन्होंने इसका नाम सिंजियान रख दिया। सिंजियान का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। सिंजियान का मतलब होता है द डिवाइन एरो। क्या होता है? द डिवाइन एरो। डिवाइन एरो का मतलब होता है दिव्य बाण। दिव्य बाण इसका नाम रखा। और 15 अक्टूबर, याद रखिएगा, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 2003 को पहली बार इसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लेके गया। और इसने सेंजुआ उस समय जो लॉन्च हो रहा था, तो सेंजियाओ 5 था। कौन था? सेंजियाओ 5। सेंजियाओ 5 को पहली बार लॉन्च किया, इसे मतलब पहली बार इंसानों को ले आके इसने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा। इसी प्रकार इसने सिंजियाओ के नाम से बहुत सारे मिशन करे करे, जिसमें से सिंजियाओ 7, 6, 7, फिर 9, 10 और 11 शामिल है। अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे इसी साल कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया है, जिसमें सिंजियाओ 12 भी शामिल था। वो पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष यात्रियों को ले गया और सफलतापूर्वक वापस भी लेके आया। और अमेरिका रूस के बाद दुनिया का ये तीसरा देश बन गया जो कि अपने दम पे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के बारे में। अब हम आपको थोड़ा सा इसके इसके और 2F रॉकेट जो है, इसके और 2E रॉकेट के बारे में थोड़ा डिफरेंसेस बता देते हैं कि इसमें उसमें अंतर है क्या।
में एडवांस मॉनिटरिंग और डायग्नोस्टिक सिस्टम लगाया गया है, ये आपको मैं बता रहा था। ये बता दें आपको कि इसमें हैवियर पेलोड एडिशन के साथ एटेडक्शन लगाया गया है, जो कि मतलब बड़े भारी भारी पेलोड को ही कैरी कर सकता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें एक्स्ट्रा बूस्टर लेयर, इसमें एक्स्ट्रा बूस्टर भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें दो सिर्फ 4 ही बूस्टर लगाया जा सकता है, इसमें 6 बूस्टर भी लगाया जा सकता है। और 6 बूस्टर लगाने के साथ इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी बढ़ जाएगी। इसमें और बेहतरीन मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब पता है जी आप लोगों को कि मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है। इसमें बहुत ही एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम और डायग्नोसिस सिस्टम लगाया गया है। डायग्नोसिस सिस्टम इसमें लगाया गया है। किसी को पता हो कि डायग्नोसिस सिस्टम है क्या होता है या मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है तो आप हमको बता सकते हैं। नहीं पता है तो बैठे रहिए। मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब ये है, सिंपल से समझिए कि इस रॉकेट अपने आप को कैसे मॉनिटर करेगा, चाहे जो ग्राउंड स्टेशन बैठा है, जो ग्राउंड पे बैठा है, जो व्यक्ति उसको लीड कर रहा है उस प्रोजेक्ट उस मिशन को, वो देख सकता है उसको कि मतलब कैसे कैसे मॉनिटरिंग, जैसे जैसे रॉकेट सिग्नल भेजेगा वैसे वैसे उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। डायग्नोसिस सिस्टम मतलब ये होता है कि वो स्वयं से मतलब जो भी काम करना है वो ऑटोमेटिकली कर ले। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस सिस्टम बोलते हैं। मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि जो नीचे ग्राउंड बैठा हुआ है, ग्राउंड कंट्रोल जो है उसको कंट्रोल कैसे करेगा, कैसे वहां तक अपने जो सिग्नल्स है उसको पहुंचाएगा। इसी को मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज इसमें और चेंज किया गया, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लगभग 2-3 बार बताया हूँ। इसमें इमरजेंसी स्केप सिस्टम लगाया गया है, जो उसके ऊपर जो ये रॉकेट है इसी को बुलाता है इमरजेंसी स्केप सिस्टम। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए। ये जो ऊपर है इमरजेंसी स्केप सिस्टम इसी को कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये चीन का पहला लॉन्च स्केप सिस्टम वाला रॉकेट है। यानी अगर आपको कहा जाए कि चीन का पहला लॉन्च स्केप वाला सिस्टम कौन सा है तो ये लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट ही है। आपको बता दें कि इसमें एक और दिक्कत आ रही थी कि मतलब इस लॉन्चिंग के वक्त इसका क्या हो रहा था, वाइब्रेशन इशू के कारण। इन्होंने शिनजियान 5 को इसने लॉन्च किया जब पहली बार इसके जो मतलब कि प्रेसिडेंट थे, जब इनका उन्होंने नाम रखा, जब इसको लॉन्चिंग करने के बाद सफलतापूर्वक इसने लैंड किया। देखिए कोई भी मिशन को लॉन्च करने के लिए बहुत सारे पहलुओं से लॉन्च किया जाता है। पहले उसके उसके हीट सील्ड को टेस्ट किया जाता है, जैसे कि इंडिया ने टेस्ट किया था 2014 में। उसके बाद हीट सील्ड को टेस्ट करने के बाद उसके पैराशूट को टेस्ट किया जाता है कि वो सही सही मतलब खुल रहा है कि नहीं सही समय पे। पैराशूट टेस्ट करने के बाद उसके री एंट्री को टेस्ट किया जाता है, मतलब सारी चीजों को टेस्ट करने के बाद उसके इसके सिस्टम को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो सिंजियाओ 5 जब लॉन्च हो रहा था उसी समय आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आई थी। सिंजियाओ 5 लॉन्च हो रहा था तो उसी में काफी वाइब्रेशन हो रहा था, यानी जो रॉकेट है इसमें इतना वाइब्रेशन हो रहा था। देखिए किसी भी रॉकेट में जब लॉन्च होता है तो सबसे बड़ी उसका इश्यू होता है उसमें स्टेबिलिटी वाला सबसे बड़ा इशू रहता है, क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर रॉकेट स्टेबलिश नहीं रहेगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा कि कोई भी शॉकवेव से उसके जो अंदर अंतरिक्ष यात्री बैठे हो मर जाएंगे। इसी कारण से किसी भी रॉकेट को स्टेबलिश रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए। तो इसमें यही दिक्कत है कि ये बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा था, जिसे सिंजियाओ 6 में दूर कर दिया गया। सिंजियाओ 5 जब लॉन्च हुआ, जब इसका नाम द डिवाइन एरो यानी कि सिंजियान पड़ गया, उसके बाद से सिंजियाओ 6 लॉन्च हुआ। इसमें इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर कर दिया गया। और 2F के जो डिजाइनर थे, यानी लॉन्ग मार्च 2F के जो डिजाइनर थे, जिनका नाम था जिंग मुनचुन, याद रखिएगा क्या नाम था इनका, जिंग मुनचुन, जिंग मुचुन नाम था इनका। जिंग मुचुन जो थे उन्होंने इसको पूरी तरह से दूर करने का प्रयास किया और पता चला कि इसके पाइपलाइंस में, रॉकेट के पाइपलाइंस मतलब जिसका फ्यूल मतलब ले जाने वाला पाइप है, उस पाइपलाइन में रॉकेट इंजन से वाइब्रेशन हो रहा है। यानी रॉकेट जब इंजन जब चलता है तो ऑब्वियस सी बात है इंजन है तो इंजन वाइब्रेट करेगा ही। तो इंजन से वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा था और वाइब्रेशन जो फ्यूल पाइप के तहत वो सीधे सीधे पहुंच जा रहा था पूरे रॉकेट में, पूरे रॉकेट के अपर स्टेज में। तो इसी को दूर कर दिया गया। और आपको बता दें इसमें प्रेशर एक्यूमुलेटर लगाया गया है। इसमें क्या लगाया गया, प्रेशर एक्यूमुलेटर, याद रखिएगा इसमें क्या लगाया गया, प्रेशर एक्यूमुलेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसके बारे में आपको जानना चाहिए। प्रेशर एक्यूमुलेटर ये होता है जैसे कि आप लोग वाइब्रेशन को एक्यूमुलेट कर देता है यानी इसको कम कर देता है, तो इसमें वाइब्रेशन एक्यूमुलेटर लगाया गया। इसके अलावा वाइब्रेशन को कम करने का एक और बहुत ही बेहतरीन सिंपल सा सिस्टम उस समय यूज होता था सैटर्न 5 के समय, जिसको सप्रेशन से मतलब कि
क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं सॉकर सिस्टम या कुछ ऐसे बोला जाता था, उसका नाम थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसमें वो चीजें लगाया जाता था, लेकिन इस समय इसमें प्रेशर एक्यूमुलेटर लगाया गया, जिससे कि इसका जो वाइब्रेशन लेवल था वो लगभग 50% तक कम हो गया। प्रेशर एक्यूमुलेटर की वजह से ये प्रेशर को कम कर देता है, यानी इसकी जो वाइब्रेशन हो रहा था वो वाइब्रेशन को कम कर देता है अपने प्रेशर से। आपको बता दें इसके वाइब्रेशन से लगभग 4 मिशन ये फेल हो गए, जिसमें से एक पहला मिशन था ऑप्टस B2। क्या नाम था इसका, ध्यान दीजिएगा, ऑप्टस B2। ऑप्टस B2, ऑप्टस B2 के अलावा अपस्टार 2, अपस्टार 2, अपस्टार 2 के बाद एक और मिशन था इसका, आप लोग नोटेड रखिएगा, जितनी चीज बताते हैं नोट रखिए आप लोग। तो अपस्टार 2 और इसके बाद से एशिया सेट 2, एशिया सेट 2, एशिया सेट 2 जो कि लॉन्चिंग के समय डिस्ट्रॉय हो गए सिर्फ इसके वाइब्रेशन से। और इसके अलावा इसके 4 अनुक्रू मिशन, यानी कि सिंजियान 1, सिंजियान 2, सिंजियान 3, सिंजियान 4, ये लगभग 4 अनुक्रू मिशन इसके खराब हो गए, यानी कि लॉन्च होने से पहले तबाह हो गए। इसके कारण ये था इसका वाइब्रेशन। इसके अलावा इसको पहली बार 2003 में, यानी आपको मैं बताया वही 15 अक्टूबर 2003 में, जब इसको पहली बार इसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले गया, तो उसमें एक इंसान थे जिनका नाम था एन लिविंग। एन लिविंग पहली बार चांद मतलब कि पहली बार चाइना की तरफ से अंतरिक्ष में भेजे गए अंतरिक्ष यात्री थे, यान लिविन। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यान लिविन जो थे ये पहली बार चाइना की तरफ से भेजे गए एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री थे, जो कि खुद के रॉकेट में अंतरिक्ष में गए थे। तो ये आपको बता दें कि ये था आपको के बारे में। तो लॉन्ग मार्च 3 फैमिली में 3 रॉकेट आते हैं, जिसमें से आता है लॉन्ग मार्च 3A, फिर लॉन्ग मार्च 3BE। बी और ई दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। फिर लॉन्ग मार्च 3C, लगभग 3 रॉकेट इसमें आते हैं, 3-4 रॉकेट आते हैं इस फैमिली में, लॉन्ग मार्च 3 वाले में। तो सबसे पहले इसमें आता है लॉन्ग मार्च 3A। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, लॉन्ग मार्च 3A के बारे में। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये लॉन्ग मार्च 3A रॉकेट है। तो लॉन्ग मार्च 3A को चेंग झेंग 3A के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको? चेंग झेंग 3A, चेंग झेंग 3A के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा इस रॉकेट को लॉन्ग मार्च 3A के भी नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें कि यह चाइना का ऑर्बिटल कैरियर रॉकेट है। ऑर्बिटल कैरियर रॉकेट का मतलब आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट या पेलोड को लेके जा सकता है, ले जाने में सक्षम, इसको ये लॉन्च मतलब ले जा सकता है। इसकी ये 3 स्टेज वाला रॉकेट, याद रखिएगा, ये 2 स्टेज वाला नहीं है, बल्कि ये कितने स्टेज वाला है? 3 स्टेज वाला रॉकेट है। और ये रॉकेट जो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को तथा रेडियो नेविगेशन सैटेलाइट, एक बात याद रखिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब ये होता है कि जिससे कम्युनिकेट किया जा सके एक दूसरे, जैसे कि हम लोग फोन से बात करते हैं, एक तरह से कम्युनिकेशन ही हुआ। ठीक है, हम लोग आज हम आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं ऑनलाइन, यही कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये वेजडू नाम के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ये लॉन्च, नेविगेशन सैटेलाइट, याद रखिए कम्युनिकेशन और नेविगेशन में बहुत अंतर होता है। कम्युनिकेशन का मतलब संपर्क किया जाए, लेकिन नेविगेशन का मतलब ये होता है कि उसको कैसे ट्रैक किया जाए। दोनों बहुत डिफरेंस है, याद रखिएगा। कभी आपको दिक्कत आ जाए तो ये मत समझिएगा कि कम्युनिकेशन नेविगेशन दोनों एक ही चीज है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कैसे उससे संपर्क किया जाए, कैसे उससे, जैसे कि आप और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेट हैं, लेकिन मैं आपको ट्रेस करने लगूं कि वास्तव में आप हैं कहाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेविगेट। तो नेविगेशन इसको बोल लेते हैं। ये कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइटों के लिए ही बनाया गया ये रॉकेट, मेनली लॉन्ग मार्च 3A। इसके अलावा लॉन्ग मार्च 3A रॉकेट में एक आपको बता दें कि दुनिया में 4 ही ऐसे देश है जिनके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। इसमें सबसे पहले अमेरिका, फिर रूस, फिर उसके बाद से चाइना, फिर इंडिया, और इसके अलावा यूरोपियन संघ 5वां देश आता है। तो यूरोपियन संघ को अपना मान के चले, मतलब पर्सनली अगर देश में सिर्फ देखा जाए तो 4 ही देश हैं। तो जो अमेरिका का है वो जीपीएस है, जीपीएस उसमें उसका नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस के अलावा जो रूस का है वो ग्लोनेस है, ग्लोनेस नेविगेशन सिस्टम।
और रूस के ग्लोनस के अलावा चाइना का जो ये है वाइडू है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वाइडू है। तो ये इसके अलावा इसका जो यूरोपियन संघ का है, यूरोपियन संघ का क्या बोलते हैं कि गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम है, और इंडिया का जो है नाविक है, आप सभी को पता होगा। तो ये जितने कंपनी मतलब कि नेविगेशन सिस्टम है दुनिया में, सिर्फ 5 ही मतलब कि स्पेस एजेंसियों के पास ये है। तो ये जो वैड्यू के नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं उनको जीटीओ में रखने के लिए इसको बनाया गया था, इस रॉकेट को। मेनली इसका यही काम था कि ये वैड्यू जो नेविगेशन सैटेलाइट है उसको अंतरिक्ष में लेके जाएगा ये। इसके अलावा आपको बता दें कि लॉन्ग मार्च 3A को लॉन्ग मार्च 3 के बेस पे ही बनाया गया, याद रखिएगा। लॉन्ग मार्च 3A को लॉन्ग मार्च 3 के बेस पे ही बनाया गया है। इसमें 4 लिक्विड बूस्टर रॉकेट के साथ एक हैवी वर्जन है था, यानी जो ये 3 रॉकेट था 3, ये इसका जो मतलब 4 बूस्टर इसमें लगा था। देखिए जो 3A है इसमें कोई बूस्टर नहीं है, लेकिन जो इसका लॉन्ग मार्च 3 वाला वर्जन था उसमें कितना लगा था, पता 4 बूस्टर लगा था, और चारों को चारों लिक्विड बूस्टर था, और ये बहुत ही भारी बूस्टर हुआ करते थे जो लॉन्ग मार्च 3 में लगे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो रॉकेट है लॉन्ग मार्च 3A, इसको लॉन्ग मार्च 3A को लॉन्च एरिया 2 यानी LA2, जिसको क्या बोलते हैं LA2 और LA3। तो LA2 का मतलब होता है लॉन्च एरिया, तो लॉन्च एरिया 2 से और लॉन्च एरिया 3 से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा एक और लॉन्च साइट है जहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है, इसको बोलते हैं साइचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। क्या बोलते हैं, साइचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं XSLC, यानी साइचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाता है। इसको पहली बार 1994 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। पहली बार कब लॉन्च किया गया, 1994 में इसको पहली बार लॉन्च किया गया, जिसमें इसने एक सिंजियान 4, याद रखिएगा, सिंजियान 4 नाम के एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके जा रहा था। सिंजियान सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके गया, और इसको कहाँ लेके गया, HEO में। HEO का मतलब हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, याद रखिएगा। हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब क्या होता है, किसमें लेके गया, HEO का मतलब है हेलो, इसको हेलो ऑर्बिट बोलते हैं, हेलो ऑर्बिट। तो हेलो ऑर्बिट में ले गया। HEO का मतलब होता है हायर इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये पृथ्वी है, और इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब ये है कि एक समय बहुत नजदीक रहेगा, दूसरे समय बहुत ही दूर रहेगा, इसी को बोलते हैं हायर इलिप्टिकल ऑर्बिट। रसियन भाषा में इसी ऑर्बिट को मोलानिया ऑर्बिट बुलाया जाता है। अगर आप लोग पीछे में जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं पढ़ाया, उनको पता होगा कि जब मैं मोलानिया रॉकेट पढ़ा रहा था तो उस समय आपको बताया था कि एक ऑर्बिट होता है जिसको मोलानिया ऑर्बिट बोला जाता है, और मोलानिया ऑर्बिट को इसमें मतलब हेलो ऑर्बिट बोला जाता है पूरे मतलब दुनिया में। हेलो ऑर्बिट का मतलब हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, और उसी को रशियन भाषा में मोलानिया ऑर्बिट बोला जाता है। लॉन्ग मार्च 3A को लॉन्ग मार्च 3 तथा लॉन्ग मार्च 3C के बेस पे डेवलप किया गया है, आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3A को लॉन्ग मार्च 3 और 3C ये दोनों के बेस पे इसको बनाया गया है, इस रॉकेट को। इसके अलावा ये आपको बता दें कि इसके में थर्ड स्टेज को, याद रखिए, इसमें थोड़ी से डिफरेंस ये है कि इसकी जिसमें जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट का मतलब ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसके थर्ड स्टेज में। यह जीटीओ में स्पेसक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकता है। इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है इस रॉकेट के पास, इसके पास तो कोई बूस्टर नहीं है, लेकिन इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि रॉकेट जीटीओ में भी किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। इसका जो फायरिंग है, फायरिंग मतलब इसका जो ऊपर वाला, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इसका जो ये फायरिंग है, ये फायरिंग का डायमीटर लगभग 3 मीटर के आसपास है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये लॉन्ग मार्च रॉकेट का जो लॉन्ग मार्च 3 था उसके बारे में था। इसके अलावा मैं आपको इसके थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दूं कि इस लॉन्ग मार्च रॉकेट में कौन कौन सा मतलब कि इंजन लगता है, कितना इसका मास है और कितना क्या है। सबसे पहले इसके फंक्शन के बारे में बता दें आपको, तो ये कैरियर रॉकेट है। इसको कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, चाइना के जितने भी रॉकेट हैं उसको 3 ही कंपनियां लॉन्च करेंगी, या तो संघाई एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, या चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, या SAST यानी संघाई एकेडमी ऑफ स्पेस व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये 3 ही कंपनियां ऐसी हैं जो कि जितना भी रॉकेट है चाइना का, इन तीनों को मैन्युफैक्चर करती हैं या इसको डिजाइन करती हैं। डिजाइन तो सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, उसका जो CNSA वही इसको डिजाइन करता है। चाइना एकेडमी ऑफ मतलब कि स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो इसका स्पेस एजेंसी है चाइना का,
वही इसको मतलब कि क्या बोलते हैं डिजाइन करता है, लेकिन मैन्युफैक्चर अलग अलग कंपनियां करती है। जैसे कार्ट है, चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, वही इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसके कॉस्ट के बारे में बता दें आपको, तो $70 मिलियन इसका कॉस्ट है, यानी एक रॉकेट को बनाने का लगभग $70 मिलियन इसका चार्ज है। इसके अलावा इसका हाइट जो है लगभग 52 मीटर है और डायमीटर 3.3 मीटर। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका जो 241 टन इसका जो है पूरा मतलब रॉकेट का मास है। ये 3 स्टेज वाला रॉकेट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये लियो में लगभग 8.5 टन और जीटीओ में 2.6 टन और एचसीओ में यानी हायर कम्युनिकेशन ऑर्बिट, हायर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट जो आपको मैं अभी बताया हूँ, एचसीओ हेलो ऑर्बिट में लगभग 1.6 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है। लॉन्च साइट के बारे में आपको बता दिया हूँ कि लॉन्च एरिया 2 और लॉन्च एरिया 3 इसके बाद से साइचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके फर्स्ट स्टेज के बारे में आपको बता दें, इसका फर्स्ट फ्लाइट आपको बता ही दिया हूँ कि 1994 में इसका फर्स्ट फ्लाइट हुआ था। इसके अलावा इसमें का जो फर्स्ट स्टेज का लेंथ है 23 मीटर है, डायमीटर 3.3 मीटर है, ये आप सभी को पता है। पहले में जो प्रोपेलेंट भरा था पहले स्टेज में वो लगभग 171 टन तक प्रोपेलेंट पहले स्टेज में भरा जाता है इसके। और इसमें जो इंजन लगता है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इंजन है। इसमें जो इंजन लगता है 4 इंजन लगता है YF-21C का। 4 इंजन लगता है किसका? YF-21C का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो थ्रस्ट है चारों इंजनों का मिला के लगभग 2961 किलो न्यूटन तक की पहला इसके 4 इंजन मिलकर थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इसका स्पेसिफिक इम्पल्स 2.6 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये एक बात और, इसमें हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। इसका बर्निंग टाइम 148 सेकेंड्स तक है। इसका बर्निंग डे, इसमें जो फ्यूल लगता है मैं आपको ही बता दूंगा, हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट यानी N2O4 और UDMH इसमें प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। सेकेंड स्टेज के बारे में आपको बता दें तो सेकेंड स्टेज का जो लंबाई है 11 मीटर है, डायमीटर वही है 3.3 मीटर। और इसके अलावा इसमें जो इंजन लगता है इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग इंजन लगता है, अलग अलग इंजन लगता है इसमें। इसमें सिर्फ एक ही इंजन लगता है जिसका नाम है YF-24E। लेकिन YF-24E के अलावा इसमें एक और इंजन लगाया जा सकता है। एक मिनट, YF-22E। इसके अलावा YF-23, इसमें 2 प्रकार के इंजन को लगाया जा सकता है। और ये बहुत ही मतलब कि बेहतरीन मतलब रॉकेट है इस समय के अनुसार छोटे रॉकेट में। और इसके एक इंजन का थ्रस्ट जो है 742 किलो न्यूटन है, जिसको ई के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो इंजन है उसका 47 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसकी स्पेसिफिक इम्पल्स सी लेवल पे 2.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। और उसका अंतरिक्ष में 2.98 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो आई होप, चलिए इसमें जो सेकेंड स्टेज में भी हाइपरबोलिक प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है और लगभग 115 सेकंड्स तक इसका भी बर्निंग टाइम है। और इसके चलिए थर्ड स्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्ड स्टेज का लंबाई लगभग 12 मीटर है और 3 मीटर इसका डायमीटर है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारी चीजें। इसके अलावा इसका फ्यूल कैपेसिटी लगभग है 18 टन इसमें फ्यूल भरा जाता है। इसके अलावा इसमें जो इंजन लगता है 2 इंजन लगता है। कौन सा? YF-75 जो कि क्रायोजेनिक इंजन है। YF-75 इंजन लगता है इसमें। इसके अलावा इसका जो थ्रस्ट है 167 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है ये इंजन, जिसका आखिरी स्टेज वाला। और इसका बर्निंग टाइम बहुत ही बेहतरीन है, 475 सेकेंड। 475 सेकेंड तक इसको बर्न किया जा सकता है। और इसका जो स्पेसिफिक इम्पल्स है ISP, ये भी बहुत ही बेहतरीन है, 4.3
किलोमीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया है। इसके अलावा इसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में?